अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगले क्लास में मैं आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं और इस क्लास में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर, इनफैक्ट कॉमन नोमेनक्लेचर हमें डिस्कस करना है और देखेंगे कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर की क्या सिग्निफिकेंस है। आईयूपैक नोमेनक्लेचर इस क्लास में हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि आईयूपैक का कंसेप्ट किधर से आया और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर बना करके देता है और ये इंस्टीट्यूशन कब और कैसे बना। और कॉमन नोमेनक्लेचर अच्छे से हम अल्केन और अल्कीन्स का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कोर्स की किताब के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। नोमेनक्लेचर क्या मतलब है? नोमेनक्लेचर का किसे पता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग सिस्टम। नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग सिस्टम, नाम रखने का अंदाज, नोमेनक्लेचर। क्लियर हो गई? नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग सिस्टम। अच्छा, नोमेनक्लेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो दो तरह का है। दो तरह का नोमेनक्लेचर है। एक है कॉमन नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर यानी आम वाला, या फिर इसे हम ट्रिवियल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। ट्रिवियल, TRIVIAL, कॉमन या ट्रिवियल नोमेनक्लेचर। दूसरा है आईयूपैक या इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर। ये इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर है, इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर IUPAC stand for International Union of Pure and Applied Chemists। ठीक हो गया। I से इंटरनेशनल, यूनियन, P प्योर, A अप्लाइड और C केमिस्ट्स। दो तरह के नोमेनक्लेचर हैं, कॉमन या ट्रिवियल नोमेनक्लेचर, दूसरा आईयूपैक या इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये हर जगह एक्सेप्टेड है, वो हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है, वो कहीं कहीं एक्सेप्टेड है। आईयूपैक हर जगह एक्सेप्टेड है, सब मानते हैं, एकदम बढ़िया नोमेनक्लेचर है। लेकिन कहीं कहीं हमें कॉमन नोमेनक्लेचर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कॉमन नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिस डिस्कस करते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर की। बेसिस ऑफ कॉमन, या इसको हम ट्रिवियल नोमेनक्लेचर, ट्रिवियल नोमेनक्लेचर, इसकी बेसिस देखते हैं कि कॉमन या ट्रिवियल नोमेनक्लेचर की क्या बेसिस है। कॉमन नेम अगर दिया जाता है किसी को, तो किस बेस पर दिया जाता है? उसकी हिस्ट्री की बेस पर, बेसिस ऑफ हिस्ट्री। ठीक हो गया। कोई किसी कंपाउंड की हिस्ट्री की बेस पर उसका कोई नाम रख दिया जाए, कोई बढ़िया सा नाम रख दिया जाए, वो कॉमन नोमेनक्लेचर होगा। यानी इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होगी, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री की बेस पर। अच्छा, सोर्स ऑफ कंपाउंड, सोर्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के सोर्स की बेस पर। अच्छा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बेस पर, जिस मेथड से वो तैयार किया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इस बेस पर। अच्छा, और नेम ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग ऑन इट, नेम ऑफ साइंटिस्ट या नेम ऑफ पर्सन, TIST, नेम ऑफ साइंटिस्ट और पर्सन वर्किंग ऑन इट। साइंटिस्ट की स्पेलिंग ठीक है, SCIENTIST। ठीक है, चलो अगर ना भी ठीक हो तो ठीक कर लेना। नेम ऑफ साइंटिस्ट या पर्सन की बेस पर। तो ये कॉमन, ये ट्रिवियल नोमेनक्लेचर के बेसिस हैं, हिस्ट्री, सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP, और नेम ऑफ साइंटिस्ट या पर्सन दैट इज वर्किंग ऑन दैट कंपाउंड। ठीक है, जो उस काम पर, जो उस कंपाउंड पर काम कर रहा था। ठीक हो गया, ये उसकी बेसिस है। एग्जाम्पल से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्शी एरियाज, जो दलदली इलाके होते हैं, वहां पर आप जाओ तो आपको ज़रा अजीब सी स्मेल थोड़ी सी मिलती है। ठीक है, अजीब सी ज़रा स्मेल आपको मिलती है। तो वो स्मेल जो होती है एक गैस की होती है। ठीक है, वो स्मेल एक गैस की होती है। वो गैस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उस गैस को हम नाम देते हैं मार्श गैस। क्या कहते हैं? मार्श गैस। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, बोर्ड का इंपॉर्टेंट MCQ है। MCQ आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मार्श गैस। ऑप्शन होता है CH4, बी पे होता है C2H6,
C पर होता है CO2, B पर होता है both A and B, both A and B। ठीक है, तो मार्श गैस इज मीथेन। मीथेन का दूसरा नाम मार्श गैस है। ठीक है, सोर्स ऑफ कंपाउंड यानी दलदली इलाकों में हमें मिलती है, तो वहाँ पर इसी वजह से हम इसको मार्श गैस भी बुलाते हैं मीथेन को। ठीक है, होता क्या है कि आप दलदली इलाकों में जाओ तो वहाँ पर आप देखने को मिलेगा डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स मिलेंगे। वहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई भी मौजूद रहते हैं। दैट आर द प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स हैं। हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ हैं, लिविंग सेल्स हैं, उनमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, उन हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अल्टीमेटली जब टूट फूट ख़त्म हो जाती है तो एंड में यही मीथेन बनती है। ठीक है, गैसेस फॉर्म में होती है, इसीलिए बाहर आ जाती है, स्मेल कॉज करती है, मार्श गैस इसको बुलाते हैं। ठीक है, या इसी को हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम नेचुरल गैस भी बोलते हैं। जो घरों में हम गैस इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी 85% मीथेन ही होता है। ठीक है, उसके अंदर भी 85% मीथेन ही होता है। ये इसकी हिस्ट्री है कि यानी नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल गैस है, यानी ज़मीन के नीचे जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे, उनके डीके के बाद ठीक है ये गैस बनी, मीथेन गैस बनी। तो इसी वजह से इसी को हम नेचुरल गैस भी बुलाते हैं। ठीक हो गई, क्लियर है बात। अच्छा, इसी तरीके से और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, लाइक कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम सोर्स ऑफ कंपाउंड की बेस पर नाम दे देते होते हैं, सोर्स ऑफ कंपाउंड की बेस पर। लाइक अभी मैं आपको बताऊं कि एक कंपाउंड है HC≡OH, बड़ा फेमस कंपाउंड है, 10th में भी पढ़ाए हो, आगे भी इसको बार बार पढ़ेंगे हम। तो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम है इसका। ठीक है, और बड़ा फेमस कॉमन नेम है, ये याद रखना। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्यों बुलाते हैं फॉर्मिक एसिड? लातीनी जुबान में, लातीनी, ठीक है, ग्रीक यूनानी होता है और लैतिन लातीनी। तो लातीनी जुबान के अंदर जो फॉर्मिका है, फॉर्मिका, वो हम आंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ANT, आंट, च्यूंटी। ठीक है, AUNT नहीं, AUNT वो खाला, वो या किसी आंटी वगैरह के लिए, ANT, आंट, यानी च्यूंटी। च्यूंटी के अंदर च्यूंटी का जो स्टिंग होता है, यानी च्यूंटी का जो स्टिंग होता है, ये जब आपको आंट बाइट करती है तो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, वो इसी एसिड की वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड। तो इसी वजह से इसका सोर्स है, तो हम इसको फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड बुलाते हैं। ठीक है, यानी चींटी वाला एसिड। अच्छा, इसी तरीके से H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये तो 9th क्लास से तुम पढ़ते आ रहे हो। इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। लैतिन में, लातीनी जुबान में हम एसीटम कहते हैं विनीगर को। ठीक है, विनीगर यानी सिरका। तो ये सिरके के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सिरके वाला एसिड यानी एसिटिक एसिड। ठीक हो गई बात, क्लियर है। तो मार्श गैस को देखा, फॉर्मिक एसिड को देखा, एसिटिक एसिड को देखा, ये सब क्या है? ये सब कॉमन नेम है, ये सब क्या है? कॉमन नेम्स हैं। ठीक है, अच्छा, यानी ये तो सोर्स की बेसिस पर हो गया ना। जनरली ऐसा होता है कि कोई साइंटिस्ट किसी कंपाउंड पर काम कर रहा हो, या वो कंपाउंड उसने तैयार किया हो या उसको आइडेंटिफाई किया हो, तो हम साइंटिस्ट के ऑनर में उस कंपाउंड का नेम जो है वो साइंटिस्ट के नेम पर रख देते हैं। तुझे चाहिए और कितनी मोहब्बतें हैं फराज, कि माओ ने बच्चों के नाम पर तेरा नाम रख दिया। नहीं, ऐसे नहीं है शेर, पता नहीं, जैसा भी है, तो उल्टा सीधा थोड़ा बहुत हमें आता है। तो जो है एक कंपाउंड है बारबेरिक एसिड। ठीक है, एक कंपाउंड है बारबेरिक एसिड। ठीक है, बारबेरिक एसिड। ठीक है, बारबेरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। यहाँ पर डबल बॉन्ड O देख लो,
ऐसे आपने ज़रा यूँ तीर सा बनाना है, यानी कुछ ऐसा यूँ बना के इधर डबल बॉन्ड ओ लगा देना है। ठीक है, जब ये काम हो जाए फिर क्या करना है, इधर नाइट्रोजन लगाना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन साथ साथ। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर बेंजीन रिंग पूरी कर देनी है, बेंजीन रिंग पूरी कर देनी है। हो गई, 6 कॉर्नर पूरे हो गए। अच्छा, फिर क्या करना है, इधर से डबल बॉन्ड ओ, एक छोड़ करके डबल बॉन्ड ओ। क्लियर। या इसको याद रखने की एक और ट्रिक भी है, फटाफट एक 6 मेंबर का रिंग बनाओ, एक जगह पर डबल बॉन्ड हो, एक छोड़ दो जगह, डबल बॉन्ड हो, एक छोड़ दो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा मिटा दो, यहाँ से थोड़ा सा मिटा दो, और यहाँ पर NH, ये बन गया हमारे पास बारबेरिक एसिड। ठीक है, क्या बन गया, बारबेरिक एसिड। अच्छा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा C4H4N2O3। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, 4 कार्बन है। अच्छा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ये, 3 और 4, 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। क्लियर है बात, क्लियर है। तो एक साइंटिस्ट जिसने इस कंपाउंड पर काम किया उसका नाम था बारबेरा। ठीक है, बारबेरा साइंटिस्ट का नाम था। तो उसी साइंटिस्ट के नेम पर हमने इस कंपाउंड का नाम बारबेरिक एसिड रख दिया। ठीक है, उसके ऑनर में इस कंपाउंड का नेम बारबेरिक एसिड रख दिया। ठीक है, कुछ और भी हैं, वो हमें ज़रा याद करने पड़ेंगे। तकरीबन 10 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो क्लास 10th में भी तुमने याद किए थे, अब बस रिवाइज करने की ज़रूरत होगी तुम्हें, वो यानी उनको अच्छे से तुम्हें याद करना है। ठीक है, पहला जो है जो हमें याद करना है दैट इज मीथेन। ठीक है, दैट इज मीथेन यानी CH4। ठीक है, अगला है इथेन, अगला है इथेन C2H6, C2H6। ये जो मैं सीरीज लिख रहा हूँ अल्केन्स के लिए सीरीज लिख रहा हूँ, तो इनके जो जनरल फार्मूला होता है अल्केन का वो होता है CnH2n+2, मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो इथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन में 3 कार्बन, तो Cn यानी C3H2n, 2n का मतलब 6 हो जाएगा, 6 + 2 8, C3H8। फिर आ जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, हाइड्रोजन डबल करो, साथ 2 जोड़ दो, यानी 8 और 2 10 हो गया। इसी तरीके से पेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन, C5H यानी 5 को डबल करो और साथ 2 और जोड़ दो तो 12। तो पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेक्सेन में 6 कार्बन, 12 और 2 14 हेक्सेन। फिर हेप्टेन, हेप्टेन के अंदर 7 कार्बन, 14 और 16 यहाँ। फिर ऑक्टेन C8H18, ये तो बड़ा फेमस है ऑक्टेन। फिर उसके बाद नोनेन, नोनेन C9H20 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में डीकेन, डीकेन C10H22। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर हम आगे पढ़ेंगे, IUPAC भी पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पर जहाँ भी कहीं तुम देखो कि मैथ आया है वर्ड, कहीं भी अगर वर्ड मैथ आ जाए METH, तो इसका मतलब होता है 1 कार्बन। कितना, 1 कार्बन। जहाँ पर एथ आ जाए उसका मतलब 2। अच्छा, प्रोप आ जाए मतलब 3, ब्यूट आ जाए उसका मतलब 4, पेंट आ जाए 5, हेक्स आ जाए 6, हेप्ट आ जाए 7, ऑक्ट आ जाए 8, नोन आ जाए 9 और डेक आ जाए तो 10। ठीक है, ये जो बाकी एन बच गया है, ये एन बच गया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सफिक्स है। ठीक है, इसका जो है कार्बन के नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एन हमें सिर्फ बता रहा है कि इन कंपाउंड्स में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इनमें तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। एन हमें सिर्फ ये बता रहा है। नंबर ऑफ कार्बन जिनमें मैथ बता रहा है, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। इनको अच्छे से याद करना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ठीक है, बीच से तो कोई बोले तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। डीकेन से पहले नहीं रुकना। ठीक है, कुछ भी हो जाए अच्छे से इनको याद कर ले। उसके बाद आगे भी होते हैं डू डेक, सॉरी अनडेक 11 वाले को, फिर डू डेक, फिर ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक, फिर ईकॉस। ठीक है, फिर ईकॉस के बाद हैनी ईकॉस, डाई ईकॉस, ट्राई ईकॉस,
टेट्राइकोस, इस तरह चलता जाता है, 40 तक जाता है, लेकिन हमें इधर फिलहाल 10 पर ही फोकस करना है। ठीक है, 10 पर ही हमें फोकस करना है। ठीक हो गया, ये एन इधर सिर्फ सफिक्स है। अच्छा, मैथ एथ प्रोब ब्यूट, ये तो बस ऐसे ही पढ़ गए हैं, ये मैथ एथ प्रोब ब्यूट ये ऐसे ही पढ़ गए, यूँ समझ लो कॉमन। ठीक है, और जबकि जो पेंट है, पेंटा कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज के अंदर 5 को। ग्रीक लैंग्वेज में, ये शायद ग्रीक का ग्रीन से नज़र नहीं आ रहा होगा, ग्रीक लैंग्वेज में जो पेंटा है, पेंटा वो कहते हैं 5 को, हेक्सा कहते हैं 6 को, हेप्टा कहते हैं 7 को, ऑक्टा कहते हैं 9 को, 8 को, नोना कहते हैं 9 को, और डेका कहते हैं 10 को। ठीक है, डेका कहते हैं 10 को। 1 2 3 4 के लिए हम मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोनो एन, डाई एन, ट्राई एन, टेट्रा एन नहीं लिखा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। ठीक है, कहने का मकसद ये कि सिर्फ ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। ठीक हो गया, जबकि यहाँ पर मैं तवज्जो दिला रहा था आपको कि 5 6 7 8 9 और जो 10 वाले कंपाउंड हैं, इनका जो पहला हिस्सा है वो ग्रीक वर्डिंग से लिया गया है। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस को ज़रा याद रखना है तुमने। ठीक है, जो शुरू वाला हिस्सा है पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन का, वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और एन का मकसद ये कि यहाँ पर तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, वैसे भी कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही हुआ करता है। अच्छा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ज़रा फिर कुछ थोड़ी सी और बातें भी कर ली जाएं इनके स्ट्रक्चर की बेसिस पर। ठीक है, आप लोग जानते हो कि आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी भी होती है। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिख देना काफ़ी नहीं होता, स्ट्रक्चरल फार्मूला या कम से कम कंडेंस्ड फार्मूला लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मीथेन के अंदर तो कोई आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो H H H H, ठीक है, दिस इज मीथेन, कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास इथेन है, उसके अंदर भी कोई आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई इसका पॉसिबल आइसोमर नहीं होता। अच्छा, प्रोपेन के अंदर आ जाओ, प्रोपेन के अंदर भी कोई आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक ही प्रोपेन एग्जिस्ट करता है, एन प्रोपेन भी नहीं लिखते, सिर्फ प्रोपेन। ठीक है, दिस इज मीथेन, दिस इज इथेन, कोई आइसोमर नहीं, प्रोपेन कोई आइसोमर नहीं, प्रोपेन का भी कोई आइसोमर नहीं। ठीक है, लेकिन हम अगर ब्यूटेन पर आए, ठीक है, अगर हम ब्यूटेन पर आए तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि ऐसे स्ट्रेट चेन हो 4 कार्बन आइटम्स का और इर्द गिर्द हाइड्रोजन आइटम्स लगे हुए हों जी भर के। अच्छा, एक और सिचुएशन है कि 3 का ऐसे स्ट्रेट चेन हो और चौथा कार्बन ऐसे ब्रांच की सूरत में हो, चौथा कार्बन ब्रांच की सूरत में हो और उसके साथ भी हाइड्रोजन आइटम्स लगे हों। ठीक है, H और ये H। ठीक है, यानी अगर इसको कंडेंस करके बनाएं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 CH2 CH3। ठीक है, अगर इसको कंडेंस करके बनाएं तो CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, ये CH3 था, CH3 इकट्ठा कर दिया, यहाँ पर CH था CH, ये CH3 था CH3, यहाँ CH3 था CH3, यहाँ CH3 था ये CH3, CH2 CH2, यहाँ पर CH2 ये CH2, यहाँ CH3, इसे CH3 को हमने इकट्ठा कर दिया। क्लियर होगी बात। अच्छा, अगर ऐसे स्ट्रेट चेन में रहे, प्रोपेन तक तो कोई आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं थी, कॉमन नेम यही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक हो गया, IUPAC नेम भी यही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अगर देखो तो ब्यूटेन के अंदर दो पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। ठीक है, एक तो ऐसे स्ट्रेट चेन और एक ऐसे ब्रांच चेन, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, हालांकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 सेम है। अच्छा, अगर मैं इसको भी ब्यूटेन बोल दूं और इसको भी मैं ब्यूटेन बोल दूं, तो अगर मैं किसी को जाकर कहूँ ब्यूटेन, वो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, हो सकता है ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, मैं हो सकता है कि मैंने ब्यूटेन इसके लिए बोला हो वो ये लिख दे, हो सकता है मैंने ब्यूटेन उसके लिए बोला हो वो ये लिख दे। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में हमारे पास एक सिस्टम है एन और आइजो का। ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर ये कहता है कि जहाँ पर ऐसे स्ट्रेट चेन हो, बिल्कुल ऐसे सीधा चेन चल रहा हो, तो छोटा सा एन लगा दो। किसी को एन ब्यूटेन कहोगे तो वो समझ जाएगा कि स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बनाना है। कैसा बनाना है? स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, अगर कहीं पर एक ब्रांच ऐसे आ जाए, कहीं पर एक ब्रांच ऐसे आ जाए, तो उसके लिए
आइसो का लफ्ज इस्तेमाल करो, इसका आइसोब्यूटेन। अब मैं अगर किसी को जाकर कहता हूं कि आइसोब्यूटेन बनाओ तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। अगर एन ब्यूटेन कहूंगा तो फिर ऐसे स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएगा। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ब्यूटेन के बाद हम अगर पेंटेन पे बात करें तो पेंटेन की भी सेम स्टोरी, पेंटेन की भी सेम स्टोरी है, कोई डिफरेंस नहीं है इतना। वहां पर भी 5 कार्बन का ऐसे हम स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, 5 कार्बन एटम्स का हम ऐसे स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, CH2 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 और यहां पर CH3। अच्छा, तो दिस इज पेंटेन। कॉमन नोमेनक्लेचर कहता है जहां पर स्ट्रेट चेन हो उधर छोटा सा ऐसे n लगा दो। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अच्छा, और एक और पॉसिबिलिटी है कि यहां से हाइड्रोजन हटाऊं, CH3 CH2 CH3, यूं ऐसे ब्रांच बना दूं। अच्छा, क्या हाइड्रोजन मैं यहां से ही हटा सकता था, यहां से नहीं हटा सकता था? आंसर है बिल्कुल, यहां से भी हटा सकता था। ठीक है, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी, सिचुएशन चेंज नहीं होगी। CH2 CH, यहां से हाइड्रोजन हटाकर CH3 और यहां पर CH3, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है। देखो यहां से पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर CH3 है, यहां पर भी पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर CH3 है। बट डिफरेंस ये है कि हमने यहाँ पे काउंटिंग इधर से की थी जहां से हमारा मिथाइल ग्रुप पास में पड़ रहा था, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप उधर से पास में पड़ रहा था, नंबरिंग हमने उधर से की। यहाँ भी कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है, यहाँ भी कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड दोनों एक ही हैं। ठीक हो गया बात? या फिर यूं भी कर सकते हो, इस कंपाउंड को यूं उल्टा कर दो, ठीक, इस कंपाउंड को यूं उल्टा कर दो, वैसी चीज बन जाएगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड क्या है, एक ही हैं। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का नाम भी एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक ब्रांच आई है, तो कॉमन नोमेनक्लेचर कहता है इसको आइसोपेंटेन लिखो। क्या लिखो? आइसोपेंटेन। ठीक है, आइसोपेंटेन। अच्छा, इसी तरीके से एक और आइसोमर भी पेंटेन का पॉसिबल है, CH3 CH3 CH3। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं पेंटेन के। ब्यूटेन के 2 होते हैं, हेक्सेन में 5 होते हैं, हेप्टेन में मेरे ख्याल से 8 होते हैं। ठीक है, 5 9 होते हैं, बल्कि हेप्टेन में 9 होते हैं, ऑक्टेन में 18 होते हैं, फिर नोनेन में 75 आइसोमर्स होते हैं, फिर बढ़ता जाता है नंबर ऐसे। अच्छा, तो पेंटेन में 3 आइसोमर्स। तो इसका जो नाम है, कॉमन नोमेनक्लेचर कहता है कि इसको नाम दो नियोपेंटेन का। क्या नेम दो? नियोपेंटेन का। ठीक है, नियोपेंटेन, यानी दरमियान में अगर कार्बन हो और चारों तरफ से कोई ग्रुप हो, कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ना लगा हुआ हो, चारों तरफ से कोई अल्काइल ग्रुप लगे हों, तो फिर ऐसे में नियो का लफ्ज इस्तेमाल करो, नियोपेंटेन। अब अगर किसी को जाकर कहें एन पेंटेन तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, किसी को जाकर आइसोपेंटेन वो ऐसा बनाएगा, एक ब्रांच। नियोपेंटेन का कहें तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा, दरमियान में कार्बन और चारों तरफ से कार्बन एटम्स। क्लियर होगी बात? क्लियर है? अब अगर कोई तुम्हें कहे कि नियोपेंटेन बनाओ, एन पेंटेन बनाओ, आइसोपेंटेन बनाओ, तुमने बातों को समझना है। ठीक है, अच्छा, कॉमन नोमेनक्लेचर जो है इसका लिमिटेड यूज है, इसका यूज बहुत लिमिटेड है। ठीक है, यानी पेंटेन के बाद ये फेल होना स्टार्ट हो जाता है, पेंटेन के बाद ये फेल होना स्टार्ट हो जाता है। देखो जरा कैसे। हेक्सेन की मैं बात करता हूं, चलो हेक्सेन के सारे आइसोमर्स बना देते हैं आपके सामने। वैसे भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है, ड्रॉ ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, H3C CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर ने हमें क्या कहा कि n लगा दो, स्ट्रेट चेन है तो n लगा दो। अच्छा, H3C CH, यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा हो गया तो इसे कम करके यहाँ पर हम CH3 लगा देते हैं। ठीक है, हमने ऐसे आइसोमर्स बनाया। कॉमन नोमेनक्लेचर में कहता है कि जब ऐसे एक ब्रांच आए तो तुम्हें क्या करना है, आइसोहेक्सेन लगाना है। क्या लगाना है? आइसोहेक्सेन। यही कहते हैं ना कॉमन नोमेनक्लेचर। अच्छा, एक और देखते हैं हम, CH2 CH, यहां से हाइड्रोजन निकाल करके मैं इधर CH3 लगा रहा हूं, CH2 CH3, एक और आइसोमर बन गया। यहां पर देखो मिथाइल ग्रुप पहला दूसरे कार्बन पर, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 1 2 तीसरे कार्बन पर,
यहाँ से भी 1 2 तीसरे कार्बन पर, तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड है। अच्छा, कॉमन नोमेनक्लेचर हमें कहता है कि जब ऐसे एक ब्रांच आए तो फिर क्या लगाना है, आइसोहेक्सेन लगाना है। क्या लगाना है, आइसोहेक्सेन लगाना है, ठीक है। अब आइसोहेक्सेन और आइसोहेक्सेन में अगर किसी को मैं जाकर कहूँ आइसोहेक्सेन बनाओ, हो सकता है वो मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पर लगा दे, हो सकता है कि वो मिथाइल ग्रुप तीसरे कार्बन पर लगा दे। तो कॉमन नोमेनक्लेचर क्या हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो अब इसका हमें कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको आइसोहेक्सेन नहीं कह सकते, ना ही इसे आइसोहेक्सेन कह सकते हैं, ठीक है। हम इसको और नेम देंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर में, ठीक है। जब हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब फिर हम इसको नेम देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, और भी आइसोमर बन सकते हैं हेक्सेन के, ठीक है, लाइक H3C CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये ऐसे CH3। क्लियर हो गई बात मेरी, क्लियर हो गई। अच्छा, ये 4 आइसोमर इसके बन गए। अच्छा, 5वां एक और आइसोमर भी इसका पॉसिबल है, H3C CH2 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। ये आइसोमर भी पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 आइसोमर मैंने बना दिए। इनके नेम हम तब लिखेंगे जब हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम अल्केन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो फिर हम जो है इनके आईयूपैक नेम भी लिखना सीखेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये 5 आइसोमर्स हेक्सेन की। अच्छा, ये बात हमने देख ली कि कॉमन नोमेनक्लेचर फ्लॉप हो गया है, ठीक है। कंप्लीटली हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। कंप्लीट हमें स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, मिनिमम इंफॉर्मेशन देता है हमें स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक हो गई बात, क्लियर है, क्लियर है बातें। अच्छा, अब ये तो हमने देखा अल्केन का कॉमन नोमेनक्लेचर, ये हमने देखा अल्केन का कॉमन नोमेनक्लेचर। हम अल्कीन का कॉमन नोमेनक्लेचर देखते हैं, अल्कीन, ठीक है। अल्कीन, अल्कीन में मैथ जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कम से कम भी 2 कार्बन होते हैं, H से शुरू होता है। अच्छा, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अगर मैं C2 रखूं और H2n करना है तो 4, ठीक है, C2H4, यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम कैसे देना है, 2 कार्बन है, एथ लिखो, एथ, ठीक है, और वाइलीन, ठीक है। जैसे हमने अल्केन के लिए एन इस्तेमाल किया था ना, हम जो है अल्कीन के कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए वाइलीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वाइलीन, ठीक है। इस तरीके से और भी हम लिख सकते हैं C3H6, C3H6। तो इसके लिए देखो H3C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से H, ठीक है। दिस इज प्रोपाइलीन, ठीक है, प्रोप 3 कार्बन के लिए और वाइलीन अल्कीन के लिए, ठीक है, प्रोपाइलीन। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास अगर हम 4 कार्बन वाला बनाए C4H10 बनाए, तो 2 सिचुएशंस है हमारे पास, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दिस इज ब्यूटीन या ब्यूटाइलिन इसको हम बोलेंगे, ठीक है, ब्यूटीन या ब्यूटाइलिन, ब्यूटीन या फिर ब्यूटाइलिन, ठीक है। और पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में है, ये डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में भी हो सकता था, ठीक है। इन 2 के बीच में होगा तब भी इसे ब्यूटाइलिन कहेंगे, इन 2 के बीच में है तब भी ब्यूटाइलिन कहेंगे। तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के बारे में भी हमें ये कॉमन नोमेनक्लेचर सही से नहीं बता रहा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें आईयूपैक नोमेनक्लेचर का सहारा लेना पड़ेगा। जब हम पढ़ेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर तब इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे से डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आइसोब्यूटेन भी होता है, H3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाला, ठीक है, निकाल दिया। इन 2 के दरमियान एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। यहाँ 3 थे, मैंने 2 कर दिया, यहाँ 1 था वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, तो मैंने आइसोब्यूटेन से बनाया इसे, तो फिर मैं इसको कहूँगा आइसोब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है। बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइलीन, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइलीन, तो देख लो, दिस इज आइसोब्यूटाइलीन। अच्छा, अल्काइंस का कॉमन नोमेनक्लेचर भी होता है, अल्काइंस का थोड़ा बहुत होता है, वो आप 10th में पढ़ आए हो। यहाँ पर FSC की बुक के अंदर अल्काइन का कॉमन नोमेनक्लेचर नहीं है,
लेकिन मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि 10th में पढ़ा है, आपको याद आ जाएगा। 10th में था पढ़ा, ठीक है, हो सकता है तूने ना भी पढ़ा हो, लेकिन वो जो अल्काइन जहाँ पे शुरू हो रहा था ना, अल्काइन का पोर्शन चैप्टर का, वहाँ पर शुरू में टेबल बना हुआ था, उस टेबल के अंदर अल्काइन का कॉमन नोमेनक्लेचर था। अच्छा, ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, कॉमन इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n -2, ठीक है, Cn यानी C2H, 2 2s are 4 -2 H2, C2H2, तो इसको हम बोलते हैं एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन, कॉमन नोमेनक्लेचर में। अच्छा, अगर C3H ये 3 कार्बन हम बनाना चाहें तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? सिचुएशन ये होगी कि C3H2n यानी 6 6 -2 4, C3H4, क्या सिचुएशन बन जाएगी? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखो तो इतना पोर्शन जो है, किसी और कलर्ड मार्कर से मैं जरा कर देता हूँ, इतना जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? इसको हमने बोला था एसिटाइलिन। क्या बोला था? एसिटाइलिन। क्या बोला था? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के साथ क्या लग गया है? मिथाइल, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है, मिथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। तो जब फिर आप आगे जाओगे C4 में जाओगे, यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, तो उसे आप बोलोगे इथाइल एसिटाइलिन, ठीक है। या फिर इसको मिथाइल एसिटाइलिन का वैसे नाम तो होता है प्रोपाइन, प्रोपाइन, ठीक है, 3 कार्बन के लिए प्रोप और अल्काइन का वाइन, ठीक है, प्रोपाइन। प्रोपाइन तो हम लिखते हैं आईयूपैक नोमेनक्लेचर में, कॉमन में हम इसे मिथाइल एसिटाइलिन। फिर ब्यूटाइन जो होता है, तो ब्यूटाइन को हम फिर इथाइल एसिटाइलिन लिखते हैं, ठीक हो गया। वो क्या कहते हैं, हाँ ठीक हो गया, ठीक है, उसे इथाइल एसिटाइलिन फिर हम लिखते हैं। तो है इसकी मिनिमम सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर के बारे में मैं ये बता नहीं सकता, टोटली फ्लॉप है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी इसका कहीं कहीं यूज प्रेजेंट है, ठीक है, यानी इसको हम मुकम्मल तौर पर निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ICC, ठीक है, कांग्रेस से ये ना समझना है कोई सियासी जमात थी, एक इंस्टीट्यूशन था, यानी एक इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, केमिकल कांग्रेस। इन्होंने देखा कि कॉमन नोमेनक्लेचर जो है काफ़ी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, एक मुल्क में किसी कंपाउंड का नाम कोई होता है, दूसरे मुल्क में कोई और होता है। तो इन्होंने क्या किया, 1889 में इस मसले पर इन्होंने काम स्टार्ट किया, ठीक है, 1889 में इन्होंने इस मसले पर काम स्टार्ट किया, ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है, रिपोर्ट 1892 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है, इस मामले के ऊपर थोड़ा सा नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस कराया, एक सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ये कोई एक बढ़िया नोमेनक्लेचर नहीं था, ठीक है, इसके अंदर भी फ्लॉज और लूप होल्स प्रेजेंट। उसके बाद फिर इस पर काम रुक गया, काफ़ी अर्से तक काम रुक गया। फिर 1930 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स, ये एक और ऑर्गेनाइजेशन थी। इसने 1930 के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की इन द फॉर्म ऑफ लीग रूल्स, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसको इन्होंने नाम दिया लीग रूल्स का, ठीक है, लीग रूल्स का। ये काफ़ी मॉडिफाइड रिपोर्ट थी, ठीक है, ये काफ़ी मॉडिफाइड रिपोर्ट, यानी ये हमने इसे कहा ICC था ना, ये इदारा, ICC की रिपोर्ट से IUC की जो रिपोर्ट थी वो ज़्यादा मॉडिफाइड थी, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट की रिपोर्ट ज़्यादा मॉडिफाइड रिपोर्ट थी, ज़्यादा बढ़िया थी, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट नहीं थी, ठीक है। 1947 के अंदर IUPAC का इदारा था, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC, ठीक है, I से हम कहते हैं इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P हम लिखते हैं फॉर प्योर, ठीक है, A लिखते हैं हम अप्लाइड केमिस्ट्री, यार काफ़ी मुश्किल होती है अच्छी खासी। अच्छा, अप्लाइड, C हम केमिस्ट्स के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स, ठीक हो गया। तो IUPAC इन्होंने 1947 के अंदर एक रिपोर्ट पेश की
तो उसके अंदर काफ़ी मॉडिफाइड रिपोर्ट थी, काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट थी। वहाँ से फिर IUPAC नोमेनक्लेचर का ट्रेंड बन गया, IUPAC नोमेनक्लेचर का ट्रेंड बन गया और बढ़िया से बढ़िया उन्होंने एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर दिया। ठीक है, यानी कोई भी कंपाउंड अगर आपके सामने रख दिया जाए और आपने IUPAC के रूल्स को पढ़ा हुआ है तो आप उसको नेम दे सकते हो, वो नेम पूरी दुनिया में वैलिड होगा। आप कहीं भी चले जाओ उस नेम से आप उस कंपाउंड को बुला सकते हो। ठीक है, कोई आप पर रोक टोक नहीं होगी। अच्छा, जो इन्होंने फाइनल रिपोर्ट प्रीवियस टाइम पेश की थी वो 1979 में IUPAC ने 1979 में इन्होंने प्रीवियस रिपोर्ट अपनी पेश की थी। ठीक है, रीसेंट रिपोर्ट। फिर उसके बाद भी पेश की होगी कोई और रिपोर्ट आई होगी, लेकिन फिलहाल वो उसके बारे में हमारे सिलेबस में बात नहीं की गई। ठीक है, सिलेबस के मुताबिक 1979 में इन्होंने रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश की थी। ठीक है, रीसेंट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने और कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं की। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग की हैं, वैसे मुझे पता है की हैं, लेकिन 1979 के बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग नहीं की। ठीक हो गया, तो बुक इज़ ऑलवेज राइट। अच्छा, इनका मोटो है IUPAC नोमेनक्लेचर वालों का, ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। हर डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट नेम होना चाहिए। ना सिर्फ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रूल्स बनाते हैं, बल्कि कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी इन्होंने नोमेनक्लेचर्स बना रखे हैं और वही बहुत बढ़िया नोमेनक्लेचर हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैं पढ़ा चुका हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। और इसके अलावा कहीं भी कोई मसला आता है, अगर केमिस्ट्री के अंदर कोई सिस्टमेटिक रूल्स बनाने होते हैं तो वहाँ पर ये इदारा सबसे आगे होता है। चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। तो एक मसला आया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल के तौर पर रिपोर्ट किया जाए या रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पर। तो IUPAC ने रिपोर्ट अपनी पेश की और कहा कि इसे रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पर आप पेश करें। तो ये हर जगह सिस्टमेटिक काम जहाँ भी केमिस्ट्री में हो वो IUPAC ही करता है। ठीक है, तकरीबन 7 मिलियन के लगभग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 7 में लिखा होता है कि 6 मिलियन है, चैप्टर 8 में लिखा हुआ है कि 7 मिलियन है, कहीं लिखा होता है 10 मिलियन है, 15 मिलियन तक लिखा होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिर्फ आपको IUPAC के रूल स्टडी करने हैं। उनमें से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, आपने 60 साल पढ़ाई की, 30 साल 40 साल पढ़ाई की, लेकिन आपके सामने एक ऐसा अननोन कंपाउंड आ गया जिससे आप पहली दफ़ा डील कर रहे हो। ठीक है, IUPAC के रूल्स पढ़ने के बाद जैसे ही वो कंपाउंड आपके सामने आएगा आप उसका नेम जानते होगे। ठीक है, आप उसका सिस्टमेटिक नेम, IUPAC नेम जानते होगे, देख करके बता दोगे कि इस कंपाउंड का नेम ये है। आपको किसी बुक से देख करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस IUPAC सिस्टम का सिग्निफिकेंस है ओवर कॉमन ये ट्रिवियल नोमेनक्लेचर। ठीक हो गई बात, मेरी समझ आ गई बातें। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट नोमेनक्लेचर। मैंने काफ़ी मेहनत से पढ़ाया है और आप लोगों ने बस इसको थोड़ा बहुत देखना है, ज़्यादा इस पर फोकस करने की या टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। याद हो जाए वेल एंड गुड, ना हो छोड़ दो। ठीक है, आगे जो टॉपिक्स आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, उन पर अपना फोकस करना, इनको रीड लाजमी करना, 1 से 2 दफ़ा रीड लाजमी करना। बोर्ड में जैसे सिर्फ 2 एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 एक शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल से आए हुए हैं पेपर के अंदर। ठीक है, पिछले 5 सालों में। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी विद स्माइल एंड जस्ट स्टे रिलैक्स। टेंशन किसी बात की नहीं लेनी। अल्लाह हाफिज़।